भाषा। देखिएगा कि अगर भाषा मनुष्यों में न होती तो क्या होता। क्या सारे लोग के अंदर इतनी कलाएं तो नहीं हैं कि वो अपने भाषाओं को, बिना भाषाओं को और बिना भाषाओं से किसी को भी कुछ बता दें। सारे लोगों में कला नहीं। जो कलाकार नहीं है वो भी अपनी बातों को किसी के समक्ष रखते हैं, और जिनके अंदर कलाएं हैं वो तो अपनी कला बिखेरते ही हैं। लेकिन हम लोग बात करेंगे आज हिंदी भाषा के बारे में। भाषा इंग्लिश में कहा जाता है लैंग्वेज, है ना। भाषा अर्थात मनुष्य की सार्थक व्यक्त वाणी को, मनुष्य की सार्थक व्यक्त वाणी को भाषा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, लंबा तो हो लेकिन समझने की कोशिश करिएगा, टाइम लगेगा। कि मनुष्य की सार्थक व्यक्त वाणी को, सार्थक का क्या मतलब होता है? अर्थ सहित जो वाणी व्यक्त होती है उसे ही भाषा कहते हैं, ठीक। और हमारे हिंदी भाषा की बात करें तो ये युग से चले आ रहा हमारा हिंदुस्तान, ये जो भाषा है, ये हिंदी भी तो हिंदी भाषा में हिंदी वालों का नहीं, हिंदी भाषा है ही नहीं, ये फारसी का देन है। हिंदुस्तान बात करें मनुष्य की सार्थक व्यक्त वाणी को भाषा कहते हैं। और वो कहे है कि सार्थक शब्दों के समूह या संकेत को, सार्थक शब्दों के समूह या संकेत को हम भाषा कहते हैं। और हमें 10th-12th के लिए ज्यादा पढ़ना है, ऐसे हमेशा याद रहे तो थोड़ा बहुत जान लेते हैं भाषा के बारे में। और भाषा क्या है? तो एक नदी की प्रवाह की तरह है ना। अगर कहे इस पर निबंध लिखे तो आपको भाषा के बारे में जानकारी होनी चाहिए, आप लिख सकते हैं। और आगे हम लोग थोड़ा बात करते हैं। और हमारी हिंदी भाषा की उत्पत्ति उत्तरी भारत को माना जाता है, और आज ये पूरे भारत में फैला हुआ है ना। और या हमारी मातृभाषा के रूप में सारे लोग प्रयुक्त करते हैं इसे। क्या समझ रहे हो भाऊ? तो इस हिंदी का कुछ महत्व है, इस पर चर्चा करें कि आज पूरे विश्व में लगभग 2800 भाषाएं हैं। कितने भाषाएं हैं? लगभग 2800 पूरे विश्व में भाषाएं हैं, जिनमें से 13 ऐसी भाषा है जिनके बोलने वालों की संख्या लगभग 8 करोड़ से अधिक। और हम हिंदी की बात करें तो या हिंदी हमारा सिर्फ उत्तर भारत का ही नहीं है, अब यह तो पूरे भारत में बोला जा रहा है, और यह अब कुछ अन्य राष्ट्रों में भी बोला जाता है, जैसे कि नेपाल में भी चले जाइए तो बहुत सारे लोग हिंदी समझते हैं। और आज हिंदी भाषा लगभग 30 करोड़ की जनसंख्या पूर्ण रूप से हिंदी भाषा बात करते हैं, है ना। तो हिंदी भाषा पर तो अभी हम लोग ज़्यादा चर्चा नहीं कर सकते हैं, लेकिन चलिए अब हम लोग सीधा चैप्टर करते हैं जो हमें 12th और 10th में आवश्यकता होती है। और हमारी मातृभाषा की जो परीक्षा होती है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नावली इसमें लेते हैं। तो हम लोग बात करते हैं आज वर्ण की, है ना। वर्ण जानते हैं किसे कहते हैं? शायद सब लोगों को याद है। तो वर्ण या ध्वनि, बात करें वर्ण की, ज़्यादा लंबा टाइम नहीं ले। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण जानने से पहले थोड़ा सा ध्वनि के बारे में जान ले तो बेस्ट रहेगा। ध्वनि जो हमारे अंदर से आती है वो ध्वनि किसी भी शब्द का आधारशिला है। पूछ दे, किसी भी शब्द का आधारशिला क्या है? ध्वनि है। और वर्ण को ध्वनि चिन्ह कहा जाता है। पूछ देगा तो ध्वनि चिन्ह किसे कहेंगे? तो ध्वनि चिन्ह वर्ण को कहा जाता है। वर्ण को क्या कहा जाता है? ध्वनि चिन्ह। क्लियर है? अब बात करें हम लोग वर्ण की, सीधा आते हैं वर्ण पर, है ना, कि हम लोग को चैप्टराइज करना है। तो वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? तो ऐसे भी कह सकते हैं ध्वनि चिन्ह को वर्ण कहते हैं, लेकिन नहीं, जो हमें ग्रामर व्याकरण बता रही है उसके अनुसार हमें पढ़ना है ना। व्याकरण कर रहे हैं उसके बारे में हम लोग को जानना है। तो वर्ण किसे कहते हैं? कोई बताएगा? बोलिए, वर्ण किसे कहते हैं? वेरी गुड। वर्ण वह मूल ध्वनि है। अब देखिए फिर ध्वनि पर आ गया कि नहीं? वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसे खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे ही यह खंड टुकड़े हो जाते हैं या संयुक्ताक्षर हो जाते हैं, चलिए आगे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएंगे। तो वर्ण क्या है? तो वर्ण वह मूल ध्वनि है, वह मूल ध्वनि जिसे खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, है ना। वर्ण वह मूल ध्वनि जिसे खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, अर्थात उस खंड मूल ध्वनि को कहते हैं जिसे खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण कहलाता है। जैसे अ, क हलन, ख हलन इत्यादि, यह क्या है? तो वर्ण है, या वर्ण है। अब हिंदी में वर्ण को 2 भागों में बांटा गया। वर्ण को हिंदी में कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया। पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। समझ आ रही बात? पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। तो अब आते हैं स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण की बात करते हैं। तो स्वर वर्ण क्या होता है? तो वैसे वर्ण जिसका उच्चारण बिना किसी अवरोध के हो। हम लोग बचपन में पढ़ते हैं कि वैसे वर्ण
जिनके जिनके उच्चारण में किसी वर्ण की सहायता न ली जाती हो, वो भी सही ही है, कभी गलत नहीं है। लेकिन स्वर्ण वर्ण क्या है, स्वर वर्ण क्या है, तो ऐसे वर्ण जिसके उच्चारण में जो हम बोलते हैं उसमें कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होता, जिसके उच्चारण में कोई अवरोध उत्पन्न न हो, कोई अवरोध उत्पन्न न हो, क्या कहलाता है, स्वर वर्ण कहलाता है। जैसे अच्छा स्वर वर्ण कितने हैं, तो 11 है। स्वर वर्ण कितने हैं, 11 है। अब तो स्वर वर्ण की बात करें तो जिनके उच्चारण में कोई अवरोध उत्पन्न न हो स्वर वर्ण कहलाता है। और स्वर वर्ण कितने हैं, 11 है। अ आ हर्षी दीदी हर्षु दीर्घु री ए ओ और औ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा, जब हम स्वर वर्ण का उच्चारण करते हैं तो इसमें तो ना तो उच्चारण में कोई अवरोध होता है ना विघ्न बाधा आता है ना, अर्थात इसमें किसी अन्य वर्ण की सहायता ना ली जाती है। वर्ण 2 है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब इसके उच्चारण में सहायता किसकी ली जाती है, तो केवल कंठ और तालु की। अन्य किसी जीव और ओठ का सहायता इसमें जैसे अ जरूरत ही ना पड़ा, ई तो तालु की जरूरत पड़ी, है ना। तो हिंदी भाषा में तो स्वर वर्ण है, और स्वर वर्ण को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया। स्वर वर्ण को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया। पहला हर्ष, दूसरा दीर्घ और तीसरा प्लुत। अब देखिएगा हर्ष स्वर कौन कौन है, तो हर्ष स्वर उसे कहते हैं जिसमें बहुत कम समय लगता है उच्चारण करने में, मतलब बहुत कम उच्चारण करने में हमको समय लगता है। जैसे अ, हसी, हसु और री। और री का तो लगभग हिंदी में नगण्य ही प्रयोग है, ज्यादा तो संस्कृत में री भी लोग मानते हैं, लेकिन री का प्रयोग तो हिंदी में न के बराबर ही है। तो अ, हसी, हसु और री क्या है, तो एक हर्ष स्वर है, स्वर है ना। और बात करें हम लोग दीर्घ स्वर की, तो आ दीर्घ ई और दीर्घ उ, आ दीर्घ ई और दीर्घ उ। ये कौन सा स्वर है, दीर्घ स्वर। इसमें इससे थोड़ा ज्यादा लगता है ना। और दूसरी बात करें संयुक्त स्वर या प्लुत स्वर की, तो उसमें आते हैं ए ओ और औ। ये कौन सा है, इसको संयुक्त स्वर भी कहते हैं, है ना। तो ये क्लियर रहेगा आपको। अब देखिएगा, अब स्वर में आते हैं मात्राओं के बारे में थोड़ा सा। मात्रा आप लोग जानते हैं, स्वर की अपनी मात्रा है, क्या है, एक आकार, हस्वीकार, दीर्घिकार, एक ले, दो ले, ओकार, औकार। 1 2 3 4 5 6 7 और अच्छा एक छूट गया ना, आकार, हस्वीकार, दीर्घिकार, यहाँ पर हर्षु और दीर्घु, ये भी होता है ना, इस तरह का होता है। ये मात्राएं क्या है, मन में प्रश्न है कि मात्राएं को आप परिभाषित करो, मात्राएं क्या है। ध्यान दीजिए, मात्राएं क्या है, व्यंजन वर्णों के उच्चारण में जिन स्वर मूलक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। देखिएगा, मात्राएं व्यंजन वर्णों के उच्चारण में जिन स्वर मूलक चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें मात्राएं कहते हैं। क्लियर है, तो स्वर में कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं व्यंजन वर्ण में। बात करते हैं व्यंजन वर्ण की। अब व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, देखिएगा, व्यंजन वर्ण एक वैसे वर्ण है जो स्वर्ण वर्ण के सहायता के बिना हम बोल ही नहीं सकते हैं। जैसे अगर इसको अकेले कर दे सिर्फ वर्ण के रूप में क हलन, तो ये क्या हुआ, इसमें अ है ही नहीं, अर्थात क और अ मिला के तब हमारा पूरा होता है क हलन जोड़ अ, दोनों को मिलाएंगे तो पूरा होगा क, अर्थात ग। एक और ले एग्जांपल, क हलन जोड़ अ बराबर होता है ग। ये तो पता है आपको, समझ ना आप। अर्थात व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, तो वैसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती हो, क्या कहलाता है, व्यंजन वर्ण कहलाता है। तो वैसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती हो, व्यंजन वर्ण कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब हम लोग बात करें कि व्यंजन वर्ण के प्रकार के बारे में, है ना। व्यंजन वर्ण, ठीक है, व्यंजन वर्ण को अनेकों तरीका से इसे डिवाइड किया गया है ना। और जैसे व्यंजन वर्ण को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा उष्ण व्यंजन। अब ध्यान दीजिएगा,
क से लेकर के म तक जो 25 है, ठीक है, इसे कहते हैं अस्पर्श व्यंजन। कवर्ग से पवर्ग तक के पूरे व्यंजन को अस्पर्श व्यंजन कहते हैं। और अंतस्थ में य, र, ल और व। तो य, र, ल, व अंतस्थ क्यों? क्योंकि य, र, ल, व के उच्चारण में, अब उच्चारण की बात करें इसके बाद बात करते हैं। य, र, ल, व के उच्चारण में हमारे अंतस्थ अर्थात सारी जो बोलने की जो हमारे अंग है वो सबका सब तो झंकरी सबका शब्द तो काम में आते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा, इसलिए अंतस्थ है और पूर्ण रूप से सत्य भी नहीं है एक दूसरे। और उष्म की बात करें तो हमारे अंदर के जो प्राण वायु है वो क्या करते हैं कि एक दूसरे से, हाँ कुछ बोलना है, उष्ण व्यंजन की हम लोग बात करें तो ये हमारे जो प्राण वायु है, इस वायु को उष्णता होने के बाद, गर्म होने के बाद ये झंकृत होते हैं, तो उष्ण व्यंजन प्राप्त होते हैं। ये कौन कौन से हैं? तो तालव्य, दंश, दंती और ये 4 उष्ण व्यंजन है, और ये अंतस्थ व्यंजन है, और ये अस्पर्श व्यंजन। क्लियर है? इतना याद रखिएगा। अब थोड़ा हम लोग बात करते हैं उच्चारण स्थान के बारे में, है ना। उच्चारण स्थान क्या है ध्यान दीजिएगा। तो अब अभी व्यंजन के बारे में तो और भी, जैसे घोष, अघोष, प्राण, महाप्राण, इस पर भी नहीं जा रहे हैं हम लोग, चलो लंबा ना हो जाए इसलिए। वर्णों के उच्चारण, कोई भी वर्ण मुंह के विभिन्न भागों से बोले जाते हैं। कोई भी वर्ण है वो सारे के सारे जो हमारे जीवा है, ओष्ठ हो गए, मूर्धा हो गई, ये सारे के सारे जो हमारे मुंह के भाग हैं इनसे बोले जाते हैं। अर्थात मुंह के कितने भागों से हम किसी भी शब्द को उच्चारित करते हैं, तो किसी सारे शब्द को उच्चारण करने के लिए 6 भागों की आवश्यकता होती है। कितने भागों की? 6 भागों की आवश्यकता होती है, जिसमें मुख्य रूप से कौन कौन है? तो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओठ और नाक। 6 हो गए ना। कौन कौन से? कंठ, तालु, मूर्धा, ओठ, नाक, है ना। और एक दांत। और हिंदी के सभी वर्ण इन्हीं से अनुशासित और उच्चारित होते हैं, दूसरा कोई नहीं है। अब इसमें हम बात करें थोड़ी सी कि इनके कौन कौन से, जैसे हम बात करें उच्चारण स्थान के, जिन हमारे मुंह के जिन भागों से किसी भी शब्द को उच्चारण किया जाता है उसे उच्चारण स्थान कहा जाता है ना। और चलिए, हम मुंह के जिस भाग में वर्णों का, ध्वनियों का उच्चारण होता है उसे उच्चारण स्थान कहा जाता है। सही है। अब उच्चारण स्थान में कौन कौन से हैं? जैसे एक होता है दंत। दंत से उच्चारण, पहले हम लोग कंठ से बात करें, ठीक रहेगा। कंठीय वर्ण इसे कहा जाता है। कंठीय वर्ण कौन कौन होते हैं? जो कंठ से उच्चारित होते हैं और जीवा के साथ होते हैं, दोनों के साथ मिलकर होते हैं, उसे कंठीय वर्ण कहते हैं। जैसे पहला नंबर तो कवर्ग हो जाएगा पूरा, क्या कखरा से अंगा तक, हालांकि अंगा नासिका से चलेगा, नासिका से बोले जाने वाले, लेकिन कवर्ग इसमें चलता है ना। और 2 होते हैं स्वर का, वो कौन कौन है? अ और आ। एग्जाम में केवल एक डाल देगा कि अ का उच्चारण स्थान बताओ, तो अ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ। दिखा ना समझने में। दूसरा बात करें, उसके नीचे आते हैं तालु, तालव्य वर्ण जिसको कहते हैं। अब तालु से कौन कौन से वर्ण उच्चारण होते हैं? तालु से होते हैं चवर्गपुरा और हर्षी और दीर्घी। चवर्गपुरा और हर्षी और दीर्घी। और तालाब श भी तो है, तालाब श नहीं है तो एक तालाब श, और उसके बाद य। याद रखिएगा अलग अलग, है ना। दूसरा बात करें मूर्धा की, जिसको मूर्धन्य वर्ण कहा जाता है। ये तो टवर्गपुरा होएगा ही, और एक मूर्धन्य श, यही होता है मूर्धन्य श, और उसके बाद एक र। क्लियर है? और री नहीं लिखेगा। चलिए, कंठ, तालु, मूर्धा, उसके बाद क्या है? उसके बाद दंत है, जिसको दंतीय वर्ण कहा जाता है। दांत से बोले जाने वर्ण टवर्गपुरा, और उसके बाद ल, उसके बाद दंती सा, अर्थात दंत से बोले जाने वाले श, और क्या है? तो ये दंतीय वर्ण हो गया। और ओष्ठ से बात करें, ओष्ठीय वर्ण। ओष्ठ से कौन कौन है? एक तो पवर्ग है, और उसके बाद हर्षु और दीर्घु। अब हम लोग आते हैं, अब संयुक्त रूप से एक है कंठ और तालु, दोनों मिलके, कंठ और कंठ तालु दोनों मिलके क्या बोलते हैं? ए और ए। क्लियर है? ए और ए कंठ तालु से होते हैं। और दूसरा बात करें कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ की आवश्यकता से, कंठ और ओष्ठ, कंठोष्ठ लिख सकते हैं। कंठ और ओष्ठ से कौन सा शब्द बोलते हैं हम लोग? तो स्वर है ओ और औ, ओ और औ। अब इसके बाद बात करें हम लोग तो दंतोष्ठ की, है ना। तो एक लिखिए इसमें, दंतोष्ठ कौन सा है? वह। बस ये तो बार बार पूछता है, याद रखिए। दंतोष्ठ वह है। और नासिका के बारे में क्या कहना? नासिका तो हम लोग जानते हैं, ये सबका पंचम। क्या नासिका में कौन कौन हो जाएगा? एक अंगा, या, और उसके बाद अड़ा, और उसके बाद न और म। क्लियर है? तो वर्ण की यही